बिस्मिल्लाह करते हैं जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने जब डिस्कशन स्टार्ट की थी तो हमने आज किसका फर्स्ट डे? ठीक है। अच्छा, कल ही हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी और कल मैंने कोर्स के बारे में थोड़ा सा गाइड किया था कि कोर्स है क्या क्या। वैसे भी जब पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कोर्स का। एक ओवरऑल पूरी मैंने गाइडेंस प्रोवाइड की थी आपको स्टूडेंट्स को, तो कल वाला लेक्चर आपको मेरे ख्याल से मिल भी जाएगा, वो मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है। कल हमने जो इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट की थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आपने पीआरसी के अंदर बनाया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो आपका लास्ट टॉपिक था। मैं उसी फॉर्मेट से बात स्टार्ट की थी और मैं उसको थोड़ा सा रिफाइन कर रहा था। टॉपिक हमारा आज से मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट होगा या कल से हम स्टार्ट करेंगे, जो प्रॉपर पहला टॉपिक है। लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं पहले आपको पीआरसी से कुछ चीजें के थोड़ी सी रिफाइन कर दूं। तो हमने कल जो बात स्टार्ट की थी, IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट था वो हमें बताया किसने? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम कोई और फॉर्मेट बना रहे हैं और बाकी दुनिया कोई और फॉर्मेट बना रही है? तो हमने डिस्कस ये किया था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाला बोर्ड है, वो जब भी कोई स्टैंडर्ड बनाता है तो उस स्टैंडर्ड को एक नाम देता है, और वो नाम क्या देते हैं? IAS। IAS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग। बट IFRS क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इन दोनों में फर्क क्या है और ये दो अलग अलग क्यों हैं? जिसने भी क्लास अटेंड नहीं की वो बता दे। तुझे तो मैंने बताया हुआ है। आपके ख्याल में ये दो अलग अलग क्यों हैं? नहीं आइडिया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो दुनिया में जब भी कोई भी अकाउंटिंग के बारे में रूल्स आते थे तो उसको हम IAS के नाम देते थे। स्टैंडर्ड बनाना शुरू कर दिए, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के ऊपर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना शुरू कर दिए। जो सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना था वो था प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने प्रेजेंट कैसे करना है, जिसने हमें ये फॉर्मेट्स बताए थे। फिर दुनिया में दूसरा स्टैंडर्ड आया, IAS 2। ये आपने पढ़ा हुआ है, और ये आपने पढ़ा हुआ है कहां पे? इन्वेंट्री का टॉपिक याद है? फिर IAS 3, IAS 4, IAS 5 करते करते हर एक चीज के ऊपर स्टैंडर्ड आना शुरू हो गया। पीआरसी के अंदर आपने एक और स्टैंडर्ड पढ़ा था, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके ऊपर एक 16 स्टैंडर्ड आया था। फिर IAS 17 हुआ करता था, IAS 18 हुआ करता था, IAS 19 अभी भी है, 20, 21, 22। ऐसा करते करते आपके पास IAS 1 से लेकर 41 तक IAS आते रहे। ये हमने 41 डिफरेंट चीजों के डिफरेंट अकाउंटिंग आइटम्स थे, जिसके ऊपर हर एक के ऊपर स्टैंडर्ड आता रहा। लेकिन कुछ साल पहले IAS 2 आपने पढ़ा हुआ है ना? अब IAS 2 के अंदर आपने तीन बातें पढ़ी हैं। पीआरसी के कोर्स के अंदर IAS 2 के अंदर तीन बातें पढ़ाई जाती हैं। पहली बात क्या पढ़ाई जाती है? इन्वेंट्री मेथड कौन सा होगा, परपेचुअल मेथड है या प्रोडक्ट मेथड है। फिर दूसरी बात पढ़ाई जाती है कॉस्ट फॉर्मूला, और तीसरी बात पढ़ाई जाती है रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जिसको आप NRV एडजस्टमेंट भी कहते हो। जो कॉस्ट फॉर्मूला है, कितने कॉस्ट फॉर्मूला है आपके पास? कौन कौन से? FIFO और EVCO, जिसको आप वेटेड एवरेज या एवरेज कॉस्टिंग मेथड भी कहते हो। FIFO स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट। जब मैं स्टूडेंट था तो तीन मेथड भी हुआ करते थे। लाइफो, कोई लोग लिफो कहते हैं, कोई लोग कहते हैं लाइफो, जिसका भी प्रोनाउंस करो। ये जो था, ये क्या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो याद है ना? जो इन्वेंट्री पहले आई है पहले हम उसको इशू करेंगे, और रैशनल चीज भी यही है, ताकि जो सामान पहले आया है वो, आप जब किसी कैश एंड कैरी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो ना, घर वालों के साथ गए हो, तो आप वहां से चीजें रैक से उठा उठा के अपने पास ट्रॉली में रखते हो। तो आप लोग क्या काम करते हो? जो चीज सबसे आगे पड़ी होती है वो उठा के आप ट्रॉली से उठाते हो और अपने पास वो रैक से उठा के ट्रॉली में रख लेते हो। मैं वो वाली चीज नहीं उठाता, मैं सबसे पीछे वाली चीज जाके उठाता हूँ। वजह क्या है उसकी? एक्सपायरी डेट। जो सबसे, मैं अगर कैश एंड कैरी खोल के बैठा हूं
आप जो चीजें ले रहे हो खाने पीने की, उनकी एक्सपायरी है ना। तो मेरी ख्वाहिश या कोशिश क्या होगी, जो सामान एक्सपायर होने वाला है वो जल्दी जल्दी निकले, और जिसकी एक्सपायरी ज्यादा है, जो मैं बिल्कुल ताजा ताजा सामान लेके आऊं, मैंने पीछे रखा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक्चुअल में अप्लाई हो रहा होता है। आपने कभी ग्रोसरी स्टोर में सामान उठाते हुए उसकी एक्सपायरी डेट चेक की है चीजों की? कुछ चीजों की आप एक्सपायरी डेट चेक करो, आप शॉक हो जाओ। अभी हम 2026 से पड़े हुए हैं। मैं हमारे घर वो ऑयल यूज होता है, ऑलिव ऑयल यूज होता है। अब मैंने उसकी जब जाके बॉटल उठाई, मैन्युफैक्चरिंग कब की होगी उसकी? 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है, और उसकी एक्सपायरी मार्च 2027 की एक्सपायरी है। इसका मतलब है 2023, 24, 25, 3 साल गुजर चुके हैं उसको। अगले साल में वो एक्सपायर होना है। इवन तो अभी भी ठीक है, लेकिन क्या वो फ्रेशली मैन्युफैक्चर्ड है? आपके पास अक्सर जो आइटम्स हैं जिसमें आपके पास ये जो मैक्रोनीज वगैरह होते हैं, इंपोर्टेड वगैरह, ये इंपोर्टेड जितना सामान आ रहा होता है, ये सारा सामान वो पड़ा होता है फ्रंट के ऊपर, जिसकी एक्सपायरी बहुत करीब होती है। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर सारे ऑपरेट हो रहे होते हैं। फिर एक है एफको, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड ये पेट्रोल पंप वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पेट्रोल पंप में पहले पेट्रोल डला हुआ है, अगले दिन दोबारा से पेट्रोल आया, वो तो उसी टैंक में डालेगा ना, इसको सेपरेट कर सकते हो? नहीं, और इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, सारा मिक्स हो गया है। तो अब हमें नहीं पता फर्स्ट कौन सा है और बाद वाला कौन सा है, तो एक एवरेज प्राइस के ऊपर स्टॉक को लेके चलते हो। ये काम चलता आ रहा था। लाइफो क्या कहता था, जो सामान अभी आया है, अभी अभी आया, ताजा ताजा सामान है, इसको पहले बेचो। तो जो पहले का पड़ा हुआ है वो तो पड़ा रहेगा और वो तो खराब हो जाएगा। क्या ये प्रैक्टिकल था? नहीं। तो अकाउंटेंट्स गए उस बोर्ड के पास, स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड के पास, और उसको कहा कि उस बोर्ड ने कहा यार इसको लाइफो को आज से खत्म कर दिया जाए, खबरदार जो किसी ने लाइफो इस्तेमाल किया आज के बाद इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए। हमने कहा ठीक है जी, अब हमें कह दिया लाइफो इस्तेमाल नहीं करना, हमने लाइफो खत्म कर दिया। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस स्टिल लाइफो यूज करती रही। उनकी जब अकाउंट्स आए तो हमने पूछा भी आपने लाइफो क्यों यूज किया है? तो उन्होंने कहा कि यार ये हमारे इंटरनल अकाउंट्स हैं। कौन से अकाउंट्स हैं? अब दो तरह की अकाउंटिंग होती है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इंटरनल अकाउंटिंग है, वो सीक्रेट बुक्स होती हैं, वो नॉर्मली जनरल पब्लिक को नहीं दिखाई जाती। जनरल पब्लिक को दिखाए जाते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये दिखाई जाती हैं। अब अगर आप इंडस मोटर्स, टोयोटा कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहते हो कि टोयोटा कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया पूरे साल का, आप अभी गूगल करोगे आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी, ये उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि टोयोटा कंपनी की जो एक गाड़ी बनती है उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या है, ये आपको नहीं पता चल सकता। ये उनकी इंटरनल रिकॉर्ड्स है, ये उनके 90% ऑफ द एम्प्लॉयज के तक भी ये रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा। ये सीक्रेट बुक्स है, ये उनकी कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड है, ये पब्लिक नहीं होता। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये कौन सी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर भी अप्लाई होते हैं? तो फिर जब लोग गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के पास कि यार ये फलां कंपनीज कॉस्ट अकाउंटिंग में आज तक लाइफो यूज करती आ रही हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कहा करते रहे, हमारी बिला से हमें क्या लगे, हम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर स्टैंडर्ड बनाते हैं, हमारा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा यार इसको क्लैरिटी तो करो, हमें तो लगता रहा था कि ये तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आज के बाद जब भी दुनिया में कोई नया स्टैंडर्ड आएगा, कोई नए रूल्स बनाएंगे या पुराने रूल्स के अंदर अमेंडमेंट होगी, तो हम उसके नाम के साथ अब आईएएस नहीं लिखा करेंगे, अब हम क्या लिखा करेंगे? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो इन 41 में से बहुत से स्टैंडर्ड हैं जो खत्म हो चुके हैं, जैसे IS 3 एग्जिस्ट नहीं करता, IS 4 एग्जिस्ट नहीं करता, IS 5 एग्जिस्ट नहीं करता, IS 6 एग्जिस्ट नहीं करता, IS 7 अभी भी है, कैश फ्लो FAR में पढ़ेंगे, IS 8 भी है, IS 9 एग्जिस्ट नहीं करता।
तो बहुत से स्टैंडर्ड खत्म हो गए, ऑब्सोलीट होते जा रहे थे, उनकी जगह नए स्टैंडर्ड बन रहे थे। जैसे एक पुराना स्टैंडर्ड था IAS 18, वो बताता है कि आपने सेल्स या रेवेन्यू कैसे, कितना, कब रिकॉर्ड करना है। मैं जब स्टूडेंट था तो उस वक्त हमने IAS 18 पढ़ा था। जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी वो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके ऊपर IAS 11 हुआ करता था। अब वो दोनों खत्म हो गए हैं, उनकी जगह नया स्टैंडर्ड आया IFRS 15 रेवेन्यू के ऊपर। वो अब कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाके पढ़ोगे। और उसने उन दोनों स्टैंडर्ड को खत्म किया, उसकी जगह नया स्टैंडर्ड बन के आ गया। सो अब तकरीबन कोई 19 IFRS आ चुके हैं और तकरीबन कोई 20-21 IAS पुराने चलते आ रहे हैं आपके पास। सो अब आज के बाद इसका मतलब है अगर आप कोई स्टैंडर्ड पढ़े जिसके आगे IAS लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसमें आज तक कभी कोई चेंज। और IFRS वो है जो पिछले 6-7 सालों में आपके पास नए स्टैंडर्ड बनते आ रहे हैं, जो किसी ना किसी को रिप्लेस कर रहे हैं या किसी नए इश्यू के ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहा है। ये बात समझ आ गई? सो दुनिया का जो सबसे पहला स्टैंडर्ड था दैट वाज द स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें भी थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन उसने IAS 1 को खत्म नहीं किया। उसने इसकी जगह एक और भी लेके आया इसके साथ, IFRS 18। उसमें उसने कुछ बातें की हैं, अभी आपके कोर्स में शामिल नहीं है, इसलिए मैं उसका जिक्र भी नहीं करूंगा। तो हम अभी IAS 1 की हद तक की बात करें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो ये सीक्वेंस था। सबसे पहले हमने कल डिस्कस किया कि नॉन करंट एसेट प्रेजेंट किए जाएंगे, जिसके अंदर आपके पास ये सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। इसके ऊपर हमारी पूरी कहानी हुई थी। करंट एसेट्स आप ITA में पढ़ के आ चुके हो, ये वाला पोर्शन आपने ITA में कवर किया है। इक्विटी वाला पोर्शन अभी हम कवर करेंगे FAR के अंदर। नॉन करंट लायबिलिटीज के ऊपर हम बात करेंगे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाके, और ये वाला पोर्शन भी आप PRC के अंदर कवर करके आए हो, करंट लायबिलिटीज वाला, इनकी अकाउंटिंग आप वहां पे सीख के आए हो। तो इस फॉर्मेट में कोई मसला है तो बताओ। क्लियर? आज हम दूसरा फॉर्मेट बनाते हैं एंड दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हो। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? बिजनेस का नाम जिसकी आप स्टेटमेंट बनाने जा रहे हो। कौन सी स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव, SOCI या SCI। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम क्या एक ही चीज है या दो अलग बातें? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कंप्रिहेंसिव इनकम में थोड़ा सा फर्क है, आज वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब हमें FAR 1 के अंदर कभी कहेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और कभी कहेगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनाओ। तो यहां से अभी छोटा सा कंसेप्ट है वो समझते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस पूरी करता हूं। फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2025, यहां पे हमारे पास रुपीस, अगर हमने राउंडिंग ऑफ किया तो राउंडिंग ऑफ भी मेंशन करेंगे कि हमने 1000 में राउंड ऑफ किया या मिलियन के अंदर। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या चीज प्रेजेंट करते हो? हाँ जी बताएं। सेल्स। इसको आप लोग सेल्स बोलो या इसको आप रेवेन्यू बोलो। अच्छा, अब इसके साथ मैं एक वर्किंग कर देता हूं। सेल्स या रेवेन्यू में क्या क्या आता है, ये फिगर कैसे आएगी? सबसे पहले यहां पे लिखी जाएगी आपके पास, इसमें से लेस करोगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। से रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, हमें सामान वापस आया। और क्या माइनस करोगे? ये कौन सा डिस्काउंट है? डिस्काउंट तो दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट है या सेटलमेंट डिस्काउंट है? सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी सेल में से माइनस होने के बाद सेल्स आती है। ये सेटलमेंट डिस्काउंट
यहां से तब माइनस होगा जब अनएक्सपेक्टेड होगा कि हमें डिस्काउंट अवेल हुआ है और वो अनएक्सपेक्टेडली हमने अलाउ कर दिया। ये पूरी कहानी है डे बुक्स वाले चैप्टर के अंदर, जो चैप्टर नंबर 2 था पीआरसी का, डिस्काउंट वाली। नहीं आई अगर समझ, या वो नहीं आता, तो उसके ऊपर हम कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाके आईएफआरएस 15 पढ़ेंगे, वहां पे दोबारा से डिस्काउंट की कहानी करेंगे। वो क्योंकि वहां से उठा के वो पीआरसी में डाला गया था, क्योंकि जब दुनिया में आईएफआरएस 15 आया था तो उसने ये डिस्काउंट वाली कहानी बताई थी। अभी बस इतना याद रखो कि इसमें से डिस्काउंट अलाउड अगर आपके पास दिया हुआ है तो उसको यहां से माइनस करना है। तो ये फिगर है आपके पास सेल्स या, अच्छा अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने वर्किंग कर रहे हैं अगर हम फॉर्मेट के अंदर ये कर सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं कर सकते, क्योंकि आईएस 1 कहता है कि जो भी आपके पास स्टेटमेंट है वहां पे सिंगल लाइन आइटम शो होना चाहिए, यहां पे कोई भी आपने कैलकुलेशन नहीं करनी। तो ये वर्किंग उठा के आप यहां पे नहीं कर सकते और यहां पे फाइनल आंसर नहीं लिख सकते। यहाँ पे आपका एक सेपरेट सिंगल लाइन आइटम होगा और उसकी वर्किंग का रेफरेंस आप देके उसकी सेपरेट वर्किंग प्रेजेंट करोगे। ये जो वर्किंग्स हैं ये आपके नोट्स टू द अकाउंट्स कहलाते हैं, इनका भी अभी हम प्रॉपर फॉर्मेट सीखेंगे। सेल में से क्या लेस करते हो? कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये फिगर कैसी आती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मुझे साल के आखिर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने की जरूरत है या नहीं? जिन्हें मुझसे नहीं पढ़ा हुआ वो बताए, जिसने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ वो बताए। नहीं, डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर। पीरियोडिक मेथड है या परपेचुअल मेथड है? अगर तो परपेचुअल मेथड है तो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मुझे निकालने की जरूरत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग मुझे कब करनी पड़ेगी? इफ आपने जब पीएससी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी, जब डाटा आया था, तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी हुई थी। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब लिखी हुई है तो मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसके अंदर कोई प्लस माइनस हो गया, कोई गलती है तो उसको प्लस माइनस कर दूंगा, मुझे बनाने की जरूरत। और कुछ बच्चों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखी हुई नजर नहीं आ रही थी, उनको परचेज लिखा हुआ नजर आ रहा था, ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ नजर आता है, पीरियोडिक मेथड है। तो उसके अंदर आपको फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और वो कैसे आएगी? ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड, जिसको आप सेटलमेंट डिस्काउंट भी कह सकते हो, और परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। यहां पे क्या आते हैं? परचेज रिलेटेड, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इस तरह के जो खर्चे थे, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आंसर आपके पास आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये समझ आ गया फॉर्मेट? अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये पूरी की पूरी आप IS2 इन्वेंट्री जो आपने टॉपिक पढ़ा था उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप ये बनाना सीख लो। यहां पे हम बहुत कम जिक्र करेंगे इसका, यहां पे अब इसका ज्यादा जिक्र नहीं है। तो ये दो फिगर्स आपको यहां पे ज्यादा तंग नहीं करेंगी, दोबारा से इसके ऊपर बात होगी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाके जब हम IFRS 15 पढ़ेंगे। तो खैर ये दो फिगर्स दी हुई हैं यहां पे। अब इसका आंसर क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करोगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, बाय नेचर, बाय फंक्शन। फर्क है? फर्क पता है किसी को इसमें क्या फर्क होता है? नहीं पता तो पूछ लो, बता दूंगा, परेशान क्यों हो रहे हो?
बाय नेचर बाय फंक्शन में क्या फर्क है? चलो एक और तरीका बताता हूं। आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे पीआरसी के अंदर, तो जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था उसमें दो तरह से एक्सपेंसेस लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। कुछ जगहों पे ट्रायल बैलेंस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपको दो कैटेगरीज नजर आ रही होंगी, सेलिंग एंड मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, और कोई खर्चा आप रेंट, यूटिलिटी एक्सपेंस, वेजेस, सैलरीज अलग लिखा नजर नहीं आ रहा होगा। और कुछ ट्रायल बैलेंस ऐसे आपने देखे होंगे जिसमें सैलरी, सेलिंग एंड मार्केटिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव अलग अलग लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। वहां पे आपको रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, डिप्रिसिएशन ये सब लिखा हुआ नजर आ रहा है। सो जो एक्सपेंस आपको इन फुल सेपरेटली लिखा हुआ नजर आ रहा है, जैसे रेंट पूरा लिखा हुआ आ रहा है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी एक्सपेंस, मार्केटिंग, ये आपके पास है बाय नेचर। और बाय फंक्शन में क्या होता है? तीन कैटेगरीज बनाई जाती हैं, सेलिंग एंड मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव। पीआरसी के अंदर इसका जिक्र ज्यादा है, यहां पे ज्यादा इतना काम नहीं होता उसका। यहां पे नॉर्मली हम लोग क्या काम करते हैं, हम ये कैटेगरीज बाय फंक्शन लेकर चल रहे होते हैं यहां से ऑनवर्ड। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, क्योंकि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास एफआर में दोबारा आ गई है, तो ये सारी चीजें दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। ठीक हो गया? अभी सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूं, सेलिंग एंड मार्केटिंग, और तीसरा है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो ये तीन हेड्स आपको दिए जाएंगे, ये तीनों आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनको जब आप माइनस करोगे तो यहां पे जो प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और नाम भी है, पीबीआई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट एंड टी स्टैंड फॉर टैक्स। आप में से कभी किसी ने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक देखते हो? उसमें अक्सर पूछते हैं, यार इबिटा क्या है तुम्हारा? इबिटा वर्ड यूज कर रहा होता है। इबिटा कौन सा वाला प्रॉफिट होता है? अर्निंग्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट। कि जितने भी नोशनल एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, वो निकाल के एक्चुअल में बताओ कि कैश प्रॉफिट कितना है। अभी आगे चल के एफआर के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है रेशो एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना है कि अच्छा यार ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, हमें इसमें मजीद इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कंपनी बुरा प्रॉफिट कमा रही है, उससे कम प्रॉफिट कमा रही है, मुझे यहां से पैसे निकाल के कि वो इन्वेस्ट करने चाहिए। वो आप तभी रीड आउट कर सकोगे जब आपको ये फॉर्मेट्स क्लियर होंगे, आपको पता होगा ये कौन सा वाला प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसको जाना है। तो ये इसलिए मैं यहां से अभी डे वन से इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट सीधे करवा रहा हूं, फिर जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक अप करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप लोग क्या माइनस करोगे? फाइनेंस कॉस्ट, इसका मतलब है जो भी इंटरेस्ट, मार्कअप वगैरह है, बैंक चार्जेस वगैरह है, वो सारा यहां से माइनस होगा। और इसके साथ अगर कोई आपके पास अदर इनकम है तो वो यहां पे, और अब जो आपके पास प्रॉफिट आएगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। कैश फ्लो के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो के अंदर आपको निकालना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। अब पहला वाला प्रॉफिट कौन सा था? बिफोर इंटरेस्ट एंड, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो अब कौन सा प्रॉफिट आया? बिफोर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट है इसमें किसका हिस्सा है? इसमें से हमने सरकार को भी उसका हिस्सा देना है। यानी जो भी आपने प्रॉफिट कमाया अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में से, उसमें से जो आपने उधार लिए हुए थे, जिन लोगों से उधार लिया था उनका हिस्सा उनको दे दिया। अब जो प्रॉफिट बचा है, इस प्रॉफिट में से हम किसका हिस्सा देंगे? सरकार को उसका हिस्सा देंगे कि हमारे प्रॉफिट में से ये तुम्हारा क्या बनता है?
टैक्स। और अब जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये किसको जाएगा, ये प्रॉफिट जाएगा एक्चुअल में ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को। सो बिजनेस ने सबसे पहले, अब इसको जरा समझो, ये जो अभी आपके सामने मैंने बनाई है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के भी दो हिस्से हैं, कौन कौन से। पहला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, के चीजों को खरीदने और बेचने में इतना प्रॉफिट हुआ, इसको ट्रेडिंग एक्टिविटी, और ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर बाकी इन सब चीजों को जब मैं प्लस माइनस कर लूंगा तो इसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे, फाइनेंस कॉस्ट कितनी थी, टैक्स दे के बाकी कितना बचा, ये प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। और फिर इसके बाद एक तीसरा पोर्शन ऐड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसको अक्सर OCI भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, OCI। यहां पे अभी एक ही बात होगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। और इसको ऐड करने के बाद अब ये जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सो ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जब ये पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ऐड अप हो जाता है तो उसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यानी कि आगे चल के कभी वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ तो फिर आप OCI वाला पोर्शन ऐड, और अगर आपको कहता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाओ तो फिर उसी के अंदर आपको ये OCI का पार्ट ऐड करना पड़ेगा। अब ये यहां पे रिवैल्यूएशन इनकम या OCI या ये भी एक इनकम ही है, ये कौन सी इनकम है और इसको अलग से क्यों रखा गया है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन। जिसने PRC मेरे से नहीं पढ़ा वो बताए। वो तो ये चला गया, वो ये प्रॉफिट था और डिविडेंड इसमें से दिया जाएगा और यही एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा। ये कौन सी इनकम है, मिसाल बताता हूं, मुनाबी के ऑपरेशंस क्या हैं, एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी कि यहां से हमें पैसे आ रहे हैं, इन पैसों से हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कुछ खर्चे करते हैं, हम रेंट पे करते हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस वगैरह, रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो उसके बाद मेरे पास जो बच रहा है वो कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स भी माइनस कर दे तो क्या बचा, तो शेयर होल्डर्स जो है या जो ओनर्स है उनको प्रॉफिट का कौन सा हिस्सा जाएगा, इस प्रॉफिट में से मिलेगा ना। अब लेट्स सपोज ये जो बिल्डिंग है ये मनाबी की अपनी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग हमने ली थी 2 करोड़ रुपए की, 2 साल गुजर गए और अब ये बिल्डिंग 2 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ रुपए की होगी है, मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की बढ़ के क्या होगी है 5 करोड़ रुपया। तो ये जो 3 करोड़ से इसकी वैल्यू में इंक्रीज आया है, मुझे फायदा हुआ है ना, हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन क्या मुझे कैश भी इंक्रीज हुआ है, क्या ये जो इंक्रीज आया है क्या मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से इंक्रीज आया है,
क्या स्टूडेंट के यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने से इंक्रीज आया है, क्या फीस बढ़ने से इंक्रीज आया? नहीं, ये जो इनकम है ये बिजनेस के ऑपरेशंस की इनकम नहीं है, इसका बिजनेस के ऑपरेशन से कोई लेना देना, ये एसेट की वैल्यूएशन में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। अगर इसको मैं बिजनेस के ऑपरेशन वाले यानी इस बिजनेस के इस प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बना दूंगा तो कल को ओनर क्या कहेंगे, तुमने 3 करोड़ रुपया कमाया, इसमें हमें हिस्सा दो। क्या हमने ये 3 करोड़ रुपया कमा लिया? ये तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है और ये बिजनेस के ऑपरेशन की वजह से बढ़ी भी नहीं है, तो इसलिए इसको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के साथ नहीं लिखा जाता। ये बिजनेस के ऑपरेशंस का प्रॉफिट नहीं होता, ये आपके एसेट की वैल्यूएशन में फर्क आता है। और यही हमारा जब हम IAS 16 पढ़ेंगे तो IAS 16 के अंदर हमारा पहला टॉपिक होगा रिवैल्यूएशन मॉडल, एक टॉपिक पढ़ेंगे और उस रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर हम रिवैल्यूएशन सरप्लस का जिक्र करेंगे। और जब मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस का जिक्र करूंगा तो अब आपके माइंड में होगा कि अच्छा, हमने इस रिवैल्यूएशन सरप्लस को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रेजेंट करना है, हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके नहीं जाना। ये बात समझ आई? तो चूंकि मैंने IAS 16 पढ़ाना था तो मैंने कहा पहले ये बता दूं, क्योंकि वहां पे रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ा रहा हूंगा और आप लोग स्टक हो गए सर इसको आप OCI क्या होती है, तो वहां पे मैंने OCI नहीं समझानी, वहां पे मैंने कहना है कि यार ये रिवैल्यूएशन सरप्लस निकल आया है, इसको उठाओ और उठाकर OCI भी ले जाओ। तो इसका मतलब है अब आपको पता होगा कि अच्छा OCI का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अदर देन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कोई गेन या लॉसेस हुए हैं। क्लियर हो गया? तो ये थे जी आपके पास फॉर्मेट। आई होप सो अब आपके पास ये जो फॉर्मेट है इसका एक स्केच बन गया होगा। कल से इंशाल्लाह हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट वुड बी IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ITA में, आपने जो ITA में पढ़ा हुआ है वो इतना पढ़ा हुआ है, तो आपने जो ITA में पढ़ा हुआ है वो इतना पढ़ा हुआ है और इसका 10% पोर्शन पढ़ा हुआ है। ये पोर्शन मैं कल दोबारा रिवाइज कराऊंगा, ये मेरी अभी PRC की क्लासेस चल रही थी जिनको मैं IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही पढ़ा रहा हूं, तो ये हमने सारा PRC वाला ही अभी तक पढ़ाया है, इनिशियल मेजरमेंट पूरी की है, उनको कल डेप्रिसिएशन पढ़ानी है मैंने। आपको ये चीजें दोबारा से रिवाइज इसलिए कराऊंगा क्योंकि जब आपको ये 3 बातें सही समझ आ जाएंगी तो ये जो पोर्शन अभी हम FAR में जाके ऐड करने लगे हैं ये आपको सही समझ आएगा। ये पोर्शन था आपका जो PRC में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट कल मैं इसको ऐसे स्टार्ट करूंगा IAS 16 को जैसे आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा, ताकि अगर किसी को कोई कमी रह भी गई है PRC के अंदर वो यहाँ पे जाके पूरी हो जाए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा सबसे ज्यादा टाइम IAS 16 पे लगेगा और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा IAS 36 पे लगेगा। उसके बाद फिर हमारे स्टैंडर्ड थोड़ा जल्दी कंप्लीट होंगे, हफ्ते में फिर एक स्टैंडर्ड खत्म होना शुरू हो जाता है, इस पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछो।